मैं दुल्हन बनकर बड़े दिल से अब्दुल के घर आई थी तो मेरी नंद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत ही डरी हुई थी, मुझ पर एक खौफ तारी था। मैं दिल की धड़कनें बहुत ही तेज चल रही थी, मेरे हाथों में लर्जिश थी, मेरा वजूद कपकपा रहा था, मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मुझे मेरी नंद ने हादी के कमरे में बिठा दिया। जैसे ही वक्त गुजर रहा था मुझे डर लग रहा था कुछ ही देर में अब्दुल हादी कमरे में आ जाए। ये सोचकर मेरी जान निकल गई थी। अभी मैं अपनी इन्हीं सोचों की मुब्तला बन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने हादी था। उसे देखकर तो जैसे ही मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल को कुछ होने वाला था। उसका खौफ मुझे खाए जा रहा था। उसने एक नज़र मुझे देखा, उसके माथे पर बल पड़े। वह अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया था। मेरा दिल तो जैसे दरवाजे के बंद होने पर ही यूँ लगा जैसे सीने में ही थम गया हो। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। मेरी सास बड़ी बदहवासी में अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी कि एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल ही गई थी। हादी ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही जलील करके रख दिया। चलो उठो बेटा, ज़रा बेड की चादर बदल दूँ। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी। बेड पर उन्होंने सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोचा था। कहने लगी कि एक तो शादी के कामों में इंसान की मत ही मारी जाती है। 2 मिनट में उन्होंने बेड पर सफ़ेद चादर बिछा दी। कहने लगी अब्दुल हादी इस मामले में बड़ा वहमी है। कमरे की चादर देखकर कहने लगा कि आपने सफ़ेद चादर क्यों नहीं दी, मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की बा किरदार है या नहीं। ये सुनकर मेरे तो पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। मेरी सास कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगी थी। बेतहाशा खौफ में सोच में मुब्तला थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अब्दुल कमरे में दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। मैं मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं बुरी तरह से कपकपाने लगी थी। उसने मेरा चेहरा ऊपर किया और मुझे देखने लगा और कहने लगा तुम बहुत ही खूबसूरत हो। जितना तसव्वुर मैंने तुम्हारी खूबसूरती का अपनी माँ की बातें सुनकर बनाया था, वे सभी तुम्हारे सामने सही लग रहे हैं। मेरी माँ ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत ही तारीफ़ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कम थी, तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिब्बी निकाली जिसमें शायद मुंह दिखाई क्या कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने लॉकेट की चैन निकाली, फिर मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए जब अब्दुल हादी की उंगलियां मेरी गर्दन पर सफ़र करने लगी तो मेरी जान पर बन गई थी। उसकी आंखों की फितरत की बनने लगी थी। उसकी आंखों में चाहने वाला खुमार मेरी जान कतरा कतरा निकल रहा था। जैसे ही वे मेरे करीब बढ़ने लगा मैं फ़ौरन से पीछे हटी। इस हरकत पर मैं मुस्कुराने लगा। कहने लगा पति हूँ मैं तुम्हारा, माया, निकाह हुआ है हम दोनों का। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे ही होता है, उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। ये कहते हुए हादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया जो बर्फ़ की तरह बिल्कुल ठंडा पड़ा था। शायद वह मुझे अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी यूँ जल रही थी जैसे मुझ पर जलजला तारी हो गया हो। कहने लगा ये नबियों का अमल है, सुन्नत रसूल है, हमारे बीच जो भी होगा वह जायज़ है। लड़की अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती है। शायद मेरे कपकपाने पर और घबराने पर वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर में रुखसत होने से पहले नींद की 4 गोलियां खा कर आई थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। देखते ही देखते मैं होश की दुनिया से खो चुकी थी। मैं बैठे बैठे धड़ से बेड पर गिरी। ये याद है कि हादी मुझे हिला झुला कर कह रहा था कि माया तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल गुम हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सास मेरे सिरहाने बैठी मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और हादी कमरे में टहल रहा था। ये सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सास कहने लगी लेटी रहो। लेडी डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो कहने लगी कि जैसे ही ड्रिप ख़त्म हो तो अब्दुल इससे कहिए कि उतार दे,
फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी और कहने लगी कि उसका बाकायदा इस्तेमाल करवाए। जल्द ही डॉक्टर हिदायत देकर जा चुकी थी। सास कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। यह कहकर वे भी कमरे से बाहर निकल गई। हादी के माथे पर बल पड़े थे, गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैं अभी तक उसी लिबास में मुब्तला थी, लेकिन उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी। मेरे पास आया, मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा किया था तुमने? रात को नींद की गोलियां खाई थी। मैंने कोई जवाब न दिया। मैंने नज़र चुरा ली। कहने लगा, आर यू स्टूपिड रानिया, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैंने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ़ कर दे, मुझे शादी से खौफ आ रहा था। मेरी बात सुनकर तो वे मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, तो इसका हल ये था जो तुमने किया। पूरी रात तुमने हम सब घर वालों को परेशान किया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को ही शादी का रात कुछ न कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वे एक नए रिश्ते में बनने जा रही होती है और पति से उसका ताल्लुक काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी। उसने मेरी ड्रिप उतार दी। मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली बदकिस्मती ने तुम्हारा नहीं जाता। ये सुनकर मैं ज़हनी तौर पर कुछ मुतमईन हुई थी। मैं यही चाहती थी कि वे मेरे पास ना आए, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वे मुझे 4 दिन दे देता, 1 हफ्ता दे देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दे देता। उसकी आंखों में देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उस शख्स के मुंह ज़ोर की तरफ बड़े गौर से देख रहा था। और मैं बदहवास भी ना था। मेरे दिल में कोई उमंग थी ना। मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हुई थी। ये भी नहीं कि मैं कोई ज़बरदस्ती का बंधन निभा रही थी। लेकिन बहरहाल मेरा सारा खौफ इस बात से बैठ गया था कि मेरे लिए मौत का पैगाम आ जाता अगर रात को मैंने मेडिसिन ना खाई होती। कहने लगा, कितनी खूबसूरत मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमानी पर उतरता है, लेकिन बहरहाल तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वे वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। मैं दोबारा से बेड पर लेटकर सो चुकी थी। मेरी सास और पति दोनों बहुत ही अच्छे थे। नैन शादी का हंगामा ख़त्म होते ही अपने घर को जा चुकी थी। हादी ने तो 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने रिश्ते की नौत याद करवाता रहा। लेकिन इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की गई चीज़ अपने इस्तेमाल में नहीं लाता। कहता था, मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और के इस्तेमाल हो चुकी हो। एक बार खाने के दौरान मेरे गले में मिर्ची लग गई। मैंने बेइख्तियार हादी का गिलास पकड़ा और पानी पीने लगी। जब मैंने पानी का गिलास वापस रखा तो उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने लिए दूसरे गिलास में पानी डालने लगा। मैंने कहा, आप इसी गिलास में पानी पी ले, यह आपका ही तो गिलास है। कहने लगा, नहीं, मैं किसी का झूठा पानी नहीं पीता। बाकी मामलात में भी वे कुछ ऐसा ही था। खाना भी वह अपनी अलग प्लेट में ही खाता था। एक बार मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया। उसने तौलिया उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। गुस्से से मुझसे कहने लगा कि प्लीज़ मेरी चीज़ें मत इस्तेमाल किया करो। हानिया, मुझे बहुत ही इरिटेशन होती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वे इतनी दर्दनाक थी कि मुझे कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हादी की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता था कि जब वे मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक़ का तगाज़ा करेगा तो मैं क्या करूँगी। मैं उस वक्त बहुत ही सोच कर मेरा दिल दहल नहीं लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजरे तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया। खाना भी बनाने लगी। सास मुझे बहुत ही खुश रखती थी। शाम को जब हादी अपने ऑफिस से वापस आता तो खाने के दौरान मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धो रही थी जब वे मेरे पीछे आ गया। कहने लगा, बहुत ही जालिम हो, 10 दिन गुजरे हैं हमारी शादी को, लेकिन तुमने मेरे बारे में अभी भी नहीं सोचा। वे मेरे पास आ गया, मेरा हाथ से बर्तन पकड़े और सिंक में रखते हुए कहने लगा, छोड़ो ये सब और मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मेरा हाथ थाम कर वे मुझे कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूँ थी कि जैसे थर थर काँपने लगी।
मेरा पूरा वजूद काँप रहा था। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत गैर होने लगी थी। चेहरे की रंगत भी पीली पड़ने लगी थी। मेरी बदहवासी को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, मेरी माँ के साथ बातें करती हो, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरे तरीके से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा कि मुझे डर लगता है, तो वो कहने लगे, मैं किस लिए हूँ? ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर उड़ने वाली लट को अपनी उंगली में लपेटने लगा और फिर अपने हाथों से मेरा चेहरा छूने लगा। लेकिन मैंने फ़ौरन उसका हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज तुमसे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। तुम्हारे इस डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर करूँगा। ये कहकर उसने मेरा जूड़ा खोला था, मेरे बालों को आज़ाद किया था। मेरी हालत ये थी कि मैं अपने आंसुओं पर ज़ब्त बांधे बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी थी। इससे पहले कि वे मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका। मैंने कहा, हादी प्लीज़ मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दे। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा होने लगा था, लेकिन उसकी ज़रासत बढ़ती जा रही थी। एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया। मैंने कहा, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हें? बेहोश हो जाओगी, ठीक हो जाओ। बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ वे सब करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वह शख्स मुझे छोड़ने पर तैयार ही ना था। वे मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वे फ़ौरन से मुझसे पीछे हट गया। ओहो, सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। ये सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का पैगाम था। इससे पहले कि वे मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वह हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम? मेरे पास आने से भी डर लगता है और मेरे दूर जाने से भी। अभी आ रहा हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आओ। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजुओं से जुदा किया और उठकर खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वे चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफ़ी देर तक वे उस चादर को ढूंढने लगा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर बेड पर बैठ गया। कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बख्श दी, वरना तो ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो कहने लगा, मेरे मिजाज को तुम अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसे कि आजकल का माहौल है, एहतियात ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत कहीं गंवा चुकी हो। ये कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ किया और सो गया, लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत ही कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन अब्दुल हादी मुझसे कहने लगा कि उसका दोस्त बैर में गया है, अभी वापस आया है। अभी उसे पता चला है कि मेरी शादी हुई है, इसलिए कह रहा था कि मुझे अपनी शादी की ट्रीट दो। ये कहकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छे से इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने काफ़ी डिशेस बनाई थी। चाय हादी ने अपने दोस्त के सामने रखी, लेकिन मुझे भी अंदर बुलाने लगा। कहने लगा, वह तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं? वह आपका दोस्त है। कहने लगा, ये मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले गया, लेकिन जैसे ही मैंने सामने उस नौजवान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे देखकर तो वह बदहवास भी खो बैठा था। कहने लगा, फ़ौरन से खड़ा हो गया और मेरा पति कहने लगा, फरहान, ये मेरी बीवी है हानिया, और मैं इसे रानी कहता हूँ। ये बेहतरीन दोस्त है। मेरे लिए उसकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। मैं उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन हादी के हाथ में मेरा हाथ था।
मैं चाहकर भी उससे अपना हाथ नहीं छुड़वा सकती थी। सामने खड़ा शख्स मेरे लिए जानलेवा था, बल्कि मेरे खौफ की असल वजह वही शख्स था जो मुझसे शिकवा गुना नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, हादी मुझे बाहर जाना है। मैंने बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से बाहर चली गई। मैं सीधा अपने कमरे में गई, फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी हकीकत है, मैं भूल नहीं पाती सब कुछ, लेकिन किस्मत का शायद कुछ और ही मंजूर था। फरहान से मेरी मुलाकात एक फेस्टिवल में हुई थी। हम दोनों एक ही किताब लेना चाहते थे और इत्तेफाक से ये था कि वे किताब बस एक ही थी जिस पर हमारी बहस हुई। लेकिन फिर फरहान ने मुझे वे किताब अपने फ़ोन नंबर और नाम लिखकर दे दी। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। काफ़ी खुश शक्ल नौजवान था और उन दिनों में भी दोस्तों ने उनके बॉयफ्रेंड के किस्से सुनकर बड़ी मुतासिर होती थी। मैंने सोचा कि लड़का नंबर दे रहा है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। फरहान को मैंने कॉल की थी। मैं उससे डांटने लगी कि उसने अपना नंबर मेरी बुक पर क्यों लिखा। यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो बढ़ते बढ़ते बहुत ही आगे तक चला गया। मुझे फरहान से मोहब्बत हो गई और वे भी करता था। पहल तो हमारे दरमियान गुफ्तगू होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वे मेरी तारीफ़ करने लगा। कहने लगा कि मैं पहली ही नज़र में उसे अच्छी लगी थी और जानबूझकर उसने मुझसे बहस शुरू की थी। उसे उस किताब से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस मुझसे थी, इसलिए अपना उसने नंबर भी लिख कर दिया था। मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करना था, जैसे कि मेरी दोस्तों ने कर रखी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और वह मुझे बेहद ही अजीज़ हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारा किसी बात पर कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर किस्म की बात शेयर करने लगे थे, वे भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल मारी जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार फरहान ने मुझे बाहर मिलने के लिए कहा कि मुझे मिले बिना चैन नहीं आएगा। मेरा अपना यही हाल था। अब बातों से तसल्ली नहीं होती थी। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे दिल के जज्बात उभरने लगे और बेकाबू होने लगे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया और फिर एक बार वे सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं निकली तो कॉलेज के लिए थी, लेकिन असल मकसद फरहान से मुलाकात करना था। उससे ये कहना था कि वह अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। वे भी यही चाहता था, लेकिन कहने लगा कि वह अपने बड़े भाई के पास जा रहा है। 3 साल बाद वापस लौटेगा और फिर ही मेरा रिश्ता मांग सकता है। 3 साल में वे ठीक ठाक सेट हो जाएगा तो मेरे घर वालों को भी उस रिश्ते पर एतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, फरहान मैं 3 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर? मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थी। पता ही नहीं चला कि मैं उसके करीब हो गई। उसके कंधे पर सर पर रखकर रोने लगी। हम लोग उस वक्त बहुत ही एक पार्क में मौजूद थे जहां रश ना होने के बराबर था। सुबह सुबह का वक्त था। मैं और फरहान थे। वहां किसी का भी गुजर नहीं था। मैं यूं रोने लगी पर वो बौखला गया। मेरा सर हिलाकर तसल्ली देने लगा। कहने लगा, तुम दिल ही की बुरा मत करो, लेकिन ये तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। वरना तुम्हारे पापा कभी भी छोटी मोटी नौकरी पर तुम्हारा रिश्ता मुझसे नहीं करेंगे। मैं उसके साथ लगकर रोई जा रही थी। पता नहीं कब फरहान पर बेखुदी सी छाने लगी। मैं मुझे अपने एक दोस्त के घर ले आया जो बिल्कुल खाली था। खाली घर देखकर मैं पहले तो बहुत ही घबरा रही थी, लेकिन मुझे फरहान पर भरोसा था। वो मुझे एक कमरे में ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पर कैसे जाऊँगा? मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हूँ तो मैं तुम्हें याद करूँ। ये सुनकर पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं बेबस थी, इसलिए ज़्यादा एतराज़ नहीं कर पाई। हम दोनों ने सारी हदें पार की। हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ वे एक मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गई। जब होश आया तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी, इसलिए रोई जा रही थी। वे कहने लगा, मैं तुमसे कभी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा, नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो, तब तक तुम्हारा MA कंप्लीट हो जाएगा। मैं वापस भी आ जाऊँगा, बल्कि उससे पहले ही आ जाऊँगा। बस तुम शादी मत करना। मैंने पहले 3 साल उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वह नहीं आया।
पहल तो वह मुझे दुबई से कॉल पर बात किया करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल आनी भी बंद हो गई थी। उसका फ़ोन बंद जाने लगा था। बहुत ही राबता करने की कोशिश की, लेकिन राबता नहीं हुआ। 4 साल मैंने उसका इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया। मेरे रिश्ते आने लगे। मैं कभी कोई बहाना करती तो कभी कोई, लेकिन हादी के रिश्ते में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती थी। वह बहुत ही खूबसूरत भी था, हैंडसम भी था, हर लिहाज से अच्छा था। मैं इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे पापा मेरी उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी हादी से हो गई। लेकिन जैसे ही सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब कश्मकश में घिर गई थी, क्योंकि वह जान जाता कि मैं बेकिरदार नहीं हूँ। अब तो फरहान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 3 साल का कहकर 4 साल में भी नहीं आया था, तो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया? अब मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा पति बगैर सफ़ेद चादर के मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उसे मेरा पाक होने का सबूत चाहिए था, जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई। हादी कमरे में आया, मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैंने मेडिसिन खा चुकी हूँ, कुछ देर में फ़र्क पड़ जाएगा। कहने लगा फरहान मेरा बहुत ही गहरा दोस्त है। मैं चाहता था कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती, लेकिन तुम तो वहाँ रुकी ही नहीं। मैंने कहा मेरे सर में सुबह से ही दर्द था, इसलिए मैं वापस कमरे में आ गई। कहने लगा कि मेरे दोस्त के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। मैंने कहा कि क्या बुरा हुआ है? हादी कहने लगा कि फरहान एक लड़की से मोहब्बत करता था, बेतहाशा उसे चाहता था, उसके खातिर बैरून मुल्क भी चला गया। लेकिन वहाँ 1 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी एक टांग ज़ाया हो गई, इसलिए वो स्टिक से चलता है। उस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल तक टूट गया था, इसलिए उस लड़की से उसका दोबारा राबता नहीं हुआ। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी, उन्होंने ही उसका इलाज भी करवाया, लेकिन उसे 4 साल का पाबंद कर लिया कि जैसे ही वह ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता। उस लड़की से वह चाहकर भी कोई राबता नहीं कर पाया, क्योंकि उसका नंबर उसी फ़ोन में सेव था जो टूट चुका था। अब वापस आया है तो इसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की है। उसका इंतज़ार तक नहीं किया, बस ये बताने आया था। फिर कहने लगा तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफ़ेद चादर क्यों रखना चाहता था? मैंने पूछा कि क्यों? तो कहने लगा उस लड़की ने मोहब्बत में मेरे दोस्त को अपनी इज्जत देने से भी मना किया था, और अब किसी और के साथ शादी करके मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैं सुन रखा है जो शादी से पहले अय्याशियाँ करती है और पति को खबर तक नहीं होती कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की बाकिरदार है भी या नहीं। मैं हादी की बात सुनकर रोने लगी। कहने लगा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। मैं तुमसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने सबको सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने फरहान से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं था कि यूँ गुनाह कर बैठूंगी। मैंने 3 साल तक उसका इंतज़ार किया था। मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ हादसा पेश आया है। शादी के बाद मुझे यही खौफ था कि तुम जान जाओगे, तुम मुझे रखोगे नहीं, मुझे तलाक दे दोगे। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हें सच बता दूँ, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं खौफ में पड़ गई थी। तुम इस्तेमाल हुई चीज़ यूज़ ही नहीं करते थे, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे? लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी हर बात कह दी है। चाहे तुम मुझे माफ़ कर दो, चाहे तुम मुझे सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थी। कहने लगा ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गंवा दी? फिर कहने लगा मोहब्बत और इज्जत एक साथ सिर्फ औरत को उसका पति दे सकता है, गैर महरम नहीं। मुझे फरहान की ये बात बहुत ही बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली, और मैं हमेशा उसको इस बात पर बहुत ही बुरा भला कहता था, क्योंकि ये बात बहुत ही गैर मुनासिब है। फिर कहने लगा मैंने अपना हर जज्बा संभाल के रखा था कि मेरी हर चीज़ पर मेरी बीवी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर। तो
तुमसे रिश्ता हुआ तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ होने लगा। तुमसे जो मेरी महरम बन गई, निकाह के 2 बोलों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुद ही मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी के एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास इंसान को पर्दे में रखता है, उसके ऐबों को भी छुपा लेता है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ये ऐब भी छुपा लूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा। मैं पत्थर की बन गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हादी का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में हादी की मोहब्बत फरहान से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था। वह मुझे माफ़ कर चुका था, फरहान से दोस्ती भी ख़त्म कर चुका था। उसके बाद फरहान कभी हमारे घर नहीं आया और अब्दुल ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। मेरी शादी को 10 साल बीत चुके हैं। हमारे 3 बच्चे भी हैं। हादी ने मुझसे कभी भी मेरे पास्ट के बारे में मुझे ताना नहीं दिया और मेरा ये हाल था कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने महरम से की जाती है, क्योंकि वह आपके साथ इज़्ज़त भी देता है। दूसरी मोहब्बत की तरह मोहब्बत के बदले इज़्ज़त नहीं मांगता। खुदरा अपने महरम में से मोहब्बत करे और ना महरम की 4 मोहब्बत वाले जुमलों से अपनी ज़िंदगी और अपनी इज़्ज़त को बर्बाद ना करे। और अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर करें कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।